अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। आज जैसा कि आप जानते हैं 5 जुलाई वो मनहूस और सयाह दिन है जब 5 जुलाई 1977 को एक फ़ौजी डिक्टेटर ने, जनरल ज़िया लांती ने एक जमहूरी हुकूमत का ख़ात्मा किया और पाकिस्तान के इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया। उसके बाद फिर पाकिस्तान में जमहूरियत कहीं नज़र नहीं आई। जो मौजूदा आपको जमहूरी मॉडल नज़र आ रहा है, ये भी एक छोटी सी जमहूरियत की हिस्सा होगा, लेकिन मुकम्मल जमहूरियत नहीं है। जो जमहूरियत 1977 तक थी, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एक आज़ाद जमहूरी दौर था, वो अब कहीं नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 में आई, तो उस वक्त भी उन्हें आज़ाद जमहूरी पॉलिसियाँ रखने की इजाज़त नहीं थी और जनरल असलम बेग ने उनको बुलाकर बताया कि खारजा पॉलिसी भी हम चलाएंगे और दूसरी किसी भी आर्मी वाले किसी भी जो फोरम पे किसी भी इदारे में आपकी कोई इंटरफेयर नहीं होगी। तो ये थी अधूरी जमहूरियत, लूली लंगड़ी जमहूरियत जो वहाँ से शुरू हुई और चलते चलते अब इस हाल को पहुँची है जो शहबाज शरीफ को मिली है। लेकिन उम्मीद है कि एक दिन इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत का सूरज ज़रूर आबाद होगा, ज़रूर निकलेगा, उसकी शुआएँ निकलेंगी। इस मौके पर 5 जुलाई के हवाले से मुझे एक शेर याद आ गया है, लेकिन हैसियत मैं चाहता हूँ आपको सुनाऊँ। जो उस ज़माने में हम स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे, तो उस ज़माने में ये शेर बड़ा पढ़ा जाता था। मौलवी मुश्ताक बिन शैतान ते लानत हुजे, मौलवी मुश्ताक बिन शैतान ते लानत हुजे, हफ़्त जनरेलन ऐं अनवार ते लानत हुजे, जे बेपाक कतरे लाइ कयो समंदर कुर्बां, उन बेशरम बेहया जनरल ज़िया ते लानत हुजे। तो साथियों, 5 जुलाई का वाक़या क्यों पेश आया? बहुत से लोगों को, नौजवानों को इस हिस्ट्री का मालूम ही नहीं कि किस तरह हुआ। ये वाक़या तब हुआ जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी उरूज पर थे, अपने हुकूमत के अभी उसकी गवर्नमेंट चलाने के तकरीबन 1.5 साल का टाइम रहता था कि उन्होंने आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया। उसके बाद उसी के वज़ीर रफ़ी रज़ा, जो उस वक्त एक वफाकी वज़ीर थे और एटॉमिक एनर्जी को हेड कर रहे थे, तो उन्होंने भुट्टो साहब को कहा कि आपने गलती की है कि शाह ईरान के कहने पर आपने दोबारा इंतखाबात का जो है ऐलान किया है। अभी हमें 1.5 साल और साल। भुट्टो साहब ने कहा था कि अभी मुकाबले में कोई भी नहीं है, इसीलिए हम इंतखाबात लड़ेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन रातों रात पाकिस्तान नेशनल अलायंस बन गया, जिसमें मुस्लिम लीग थी, कयूम ग्रुप, मुस्लिम लीग पगाड़ा ग्रुप, जमीयत उलमाए इस्लाम मुफ्ती महमूद ग्रुप, जमीयत उलमाए इस्लाम दरख्वास्ती ग्रुप, तहरीक इस्तकलाल उस वक्त की बड़ी जमात थी, और जमायत इस्लामी और छोटे मोटे ग्रुप से ही इनको मिलाकर 9 जमातें बनी और इनका 9 सितारों वाला जो एक परचम लहराते हुए ये चल रहे थे। और ये इंतखाबात हुए और इंतखाबात में पीएनए को बुरी तरह शिकस्त हुई, जिसके बाद मुल्क में एक इंतशार फैलाया गया। डॉलरों से भरे भरे बैग लाए गए। जो डॉलर मार्केट में उस वक्त 30 रुपये का मिल रहा था, ये 15 रुपये में लोगों को दे रहे थे ताकि इंतशार फैलाएं, अपनी दुकानें कारोबार बंद रखें। टैक्सी और बसों को एडवांस पेमेंट की जा रही थी कि भाई आपने 15 दिन अपनी बस रोड पे नहीं लानी, ये पैसे लो। और इस तरह व्हील जाम किया गया पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, जिसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा था कि व्हील जाम जो है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये अमेरिकन साजिश है। मौलवियों को क्या पता कि व्हील जाम क्या होता है। तो सारे ही पैसा वहाँ से आ रहा था और उसी पैसे की वजह से तहरीक चली। और जनरल ज़िया क्योंकि अंदरून खाना उस वक्त उनसे मिल चुके थे, तो जब भुट्टो साहब ने मार्शल लॉ लगाया 3 शहरों में, लाहौर में, कराची में और रावलपिंडी में, तो फ़ौज ने वहाँ मुजाहिरीन को रोकने से बिल्कुल इनकार कर दिया और कहा कि हम मुजाहिरीन पर गोली नहीं चला सकते। तो इस तरह वहाँ मुजाहरे बढ़ते गए। पुलिस ने जो है काम को संभाला, लेकिन हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे थे। नतीजा ये हुआ कि फिर पीएनए के साथ जो है मुज़ाकरात करने पड़ गए और पीपल्स पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म उस वक्त के जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन और हज मौलाना कौसर न्याज़ी और जनाब अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा वफाकी वज़ीर कानून और पार्लियामेंट, जबकि मुखालफत की तरफ से पीएनए की तरफ से मौलाना मुफ्ती महमूद, प्रोफेसर गफूर अहमद
اور नवाबजादा नसरुल्लाह खान जो PDP पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर थे, इन्होंने वहाँ मुज़ाकरात में शिरकत की और मुज़ाकरात कई दिन चले। मुज़ाकरात के दौरान ही ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खलीज की ममालिक के दौरे पे चले गए, इसलिए 2 दिन मुज़ाकरात में तातुल रहा। तब तक बहरहाल पाकिस्तान में शोरश कम हो चुकी थी। भुट्टो साहब अरब मुल्कों से वापस आए, उसी रात फिर मुआहदा हुआ और मुआहदा फाइनल हो गया और कहा गया कि आज 4 जुलाई की रात को मुआहदा फाइनल हो गया और 5 जुलाई की सुबह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम कायदीन उस पर दस्तखत करेंगे। असगर खान उस वक्त जेल में थे और एक वही शख्स था जो इस सारी साजिश का सरगना था और कहता कि मैं किसी किस्म को भुट्टो से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम भुट्टो को कोला के पुल पर फांसी देंगे। ये था असगर खान जो उस वक्त उसका तूती बोल रहा था अपोजिशन के लीडर के तौर पे और उसको शौक था कि बस अगला वज़ीर आज़म मैं बनूँगा। लेकिन 5 जुलाई को शब खून मारा गया। जनरल ज़िया ने जो है इनकलाब बर्पा कर दिया, रातों रात ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता उलट दिया गया। उसकी पार्टी के तमाम वज़रा और MNAs MPs सबको हिरासत में लिया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार करके सिंध हाउस मरी में रखा गया, जबकि बेगम नुसरत भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शाहला रेस्ट हाउस में नज़रबंद कर दिया गया। शाहनवाज भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो और सनम भुट्टो पाकिस्तान से बाहर थे, वो तालीम के सिलसिले में लंदन में थे, तो वहाँ वो इस गिरफ्तारियों से बच गए। लेकिन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मरी में रखा गया। बाद में जनरल ज़िया मरी में उनसे मिलने भी गए और उन्होंने उनको कहा कि सर में बस 90 दिन तक का हमें वक्त दें, 90 दिन में हम इंतखाबात करेंगे और फिर आप वज़ीर आज़म होंगे और मैं आपको सलूट करूँगा। लेकिन फिर जनरल ज़िया डर गया, उसके साथियों ने उसे डरा दिया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर बाहर आया, दोबारा वज़ीर आज़म बन गया तो फिर तेरी खैर नहीं, तुझे आर्टिकल 6 के तहत सज़ाए मौत मिल जाएगी, इसलिए तुम्हें बचना है तो भुट्टो को नहीं छोड़ना। और यही साजिश फिर चली और 5 जुलाई की साजिश 4 अप्रैल 1979 को कंप्लीट हुई, जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात को 2 बजे अंधेरे में फांसी दे दी गई अंग्रेज़ी कानूनों के तहत। तो उन्हें डर था ज़िया को कि कहीं लिबिया वाले या PLO वाले आके हमला न कर दें और भुट्टो को छुड़ाने की कोशिश न करें, क्योंकि कुछ इस किस्म की इत्तला थी कि कुछ गोरिल्ले PLO के अल-फतह के गोरिल्ले और कदाफ़ी के लोग पाकिस्तान में आएंगे और भुट्टो को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले ही उन्हें फांसी दे दी गई और बिल्कुल खामोशी के साथ उन्हें जैकमाबाद की मिलिट्री बेस पर उनकी मैयत पहुंचाई गई और वहां से खुफिया तौर पर एक मेरा जानने वाला था DSP जो उस वक्त वहाँ पोस्टिंग पे था जैकमाबाद में, DSP था, उसको उन्होंने उसका लाश थमाया और फिर कहा गया कि उसको ले जाओ और जाके गड़ी खुदावश में दफन करो। लेकिन वहाँ पहले ही फौज पहुँच चुकी थी और हर जगह किसी आदमी को घर से निकलने नहीं दिया गया। चंद गड़ी खुदावश के घरों से लोग निकले, कोई 10-12 लोगों को इकट्ठा किया गया और गड़ी खुदावश के जो मस्जिद के मौलवी थे उनको बुलाया गया, जिन्होंने जनाज़ा नमाज पढ़ाई और वहाँ उन्हें दफन कर दिया गया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसका आखिरी दीदार किसी को भी नहीं करने दिया गया, उसका चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। लेकिन अल्लाह की कुदरत और मकाफ़ात अमल देखें, जब जनरल ज़िया का तैयारा 17 अगस्त 1988 को फ़ज़ा में फट गया और जनरल ज़िया जहन्नम वासिल हो गए, तो दूसरे दिन ताबूत में कुछ हड्डियाँ और उसकी ऐनक रख के दिखा रहे थे कि ये देखो। तो ये था ने जो कुदरत का इंतकाम कि एक शख्स जो पूरी ताकत में था, फौज उसके साथ थी, सब कुछ था, लेकिन वो किसी को चेहरा दिखाने के काबिल नहीं था। अस्तगफुरुल्लाह। तो ये हालत थी जनरल ज़िया की। और जो जजेस मरे, मौलवी मुश्ताक की भी आपने अखबारात में भी देखा होगा, सुना होगा, उसके जैसे कब्रिस्तान में जनाजा ले गए, वहाँ मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया और 1-1.5 घंटे तक सारे लोग भागे और 1-1.5 घंटे उसका जनाजा इसी तरह धूप में पड़ा रहा, कोई उसके करीब नहीं जा रहा था। और दूसरे लोगों का भी अंजाम ऐसा ही होगा जिन्होंने किया। और खुद नसीम शाह जो उस बेंच पे जज थे, उसने कहा हम क्या करें, हम पर तो दबाव था, इसलिए भुट्टो को फांसी दी, हालांकि भुट्टो को फांसी बनती नहीं थी। तो यूँ 3 जजों ने, जो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले जज थे, उन्होंने भुट्टो के हक़ में फैसला दिया। लेकिन पंजाब के जजों ने जो है मार्शल का साथ दिया। और आप समझ सकते हैं कि पंजाब के जजेस किस नौयत के होते हैं। अभी भी वही सूरत हाल चल रही है, वही पंजाब के जजेस अपना ग्रुप बना के बैठे और दीगर सूबों के जजेस को
साइड लाइन किया हुआ है, वही सीन और वही ड्रामा चल रहा है। तो ये सूरत हाल उस वक्त थी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और दुआ करते हैं अल्लाह उन्हें उनकी मग़फ़िरत करे और उनके दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के लिए होते तो आज पाकिस्तान का मुआशी नक्शा ही तब्दील होता, क्योंकि उसका विजन, उसकी जो चीज़ें थी, उसकी जो पॉलिसियाँ थी, इनकलाबी पॉलिसियाँ थी, और वो 50 साल आगे की सोच रखता था। इस तरह छोटी सोच वाला आदमी नहीं था जिस तरह अभी सियासतदान बचे हैं हमारे पास। तो उसके बाद ये बेड़ा फिर बेनज़ीर भुट्टो ने उठाया। हम भी नौजवानी के उस दौर में, स्टूडेंट लाइफ में मोहतरमा के साथ चले, और मोहतरमा के साथ ही ये एक लंबा सफ़र हमने तय किया, और जनरल ज़िया के मरने के बाद इंतखाबात हुए और बीवी इक़्तिदार में आ गई। तो ये 5 जुलाई की कहानी, एक दर्दनाक कहानी, जिसने सैकड़ों जुल्फ़िकार अली भुट्टो समेत लोग हमसे छीने। जमहूरियत पसंद कारकुन, शागिर्द, स्टूडेंट हो गए, और सहाफ़ी हो गए, वकला हो गए, और बहुत से लीडरों को जेलों में डाला गया, तबाही किए गए, जैसा पीपल्स पार्टी के, लेकिन मुख्तलिफ जमायतें, रसूल बख्श पलेजी जैसा लीडर, याम साकी जैसा लीडर, पश्तूनख्वा मिली, अवामी नेशनल पार्टी वाले, अवामी नेशनल पार्टी के लीडरान, ये सारे जेलों में रहे, और इन लीडरों ने कोड़े खाए और बहुत ही जो है तकलीफें वो उठाई। तो आते हैं अब आज की खबरों की तरफ। आज रात जैसा एक न्यूज़ जो चैनल पर हामिद खान ने हामिद मीर को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया कि नवाज़ शरीफ को जो सज़ा हुई है वो पहले से तय थी, और बाद में जजेस को बताया गया कि ये सज़ा देनी है, ये पहले से तय था। ये इमरान खान का वकील, इमरान खान की पार्टी का सीनियर नायब सदर था हामिद खान, उस वक्त वो इंकशाफ कर रहा है। उसने कहा कि बिल्कुल ये सही है कि नवाज़ शरीफ को जो सज़ा दी गई वो तयशुद्दा थी, और कहीं और से बन के आई थी कि ये इस किस्म जो है सज़ा देनी है। जब सज़ा देने का वक्त आया तो पनामा का बहाना बनाया गया, लेकिन पनामा से कुछ नहीं निकला, क्योंकि पनामा में कोई नवाज़ शरीफ का कोई नाम तक नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें रगड़ा दिया गया। और जब पनामा से कुछ नहीं निकला तो फिर अकामा को बाहर निकाल के आ गए, और यूँ नवाज़ शरीफ को नाअहल करार देकर उनको सज़ा दे दी गई। ये हामिद मीर के प्रोग्राम में हामिद खान ने कल इंकशाफ किया है। आप लोग यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो देख सकेंगे, ट्विटर पर भी ये चीज़ वायरल है और चल रही है। उसके बाद आते हैं इमरान खान की तरफ। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को कल सुबह 8:30 बजे सेशन कोर्ट में तलब किया है, जहाँ तुषा खाना केस की समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था सेशन कोर्ट को 7 रोज़ के अंदर अंदर कार्रवाई मुकम्मल करके फैसला करें। तो अभी ये कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब देखना ये है कि इमरान खान वहाँ जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन कल इमरान खान वहाँ मौजूद थे, और नेब में भी तकरीबन 3 से 3.5 घंटे उन्होंने सवालात के जवाब दिए। आखिर में पता चला है कि उन्होंने नेब हुकाम से ये भी पूछा कि अगर मैं इस केस में वादे माफ गवाह बन जाऊं तो मैं हो सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम तो प्राइम अक्यूज जो, तुम कैसे वादा माफ गवाह बन सकते हो। तो ये सूरत हाल है इमरान खान की। बाहर से खबरें बड़ी हो रही हैं कि वो शेर आ गया, फला हो गया, लेकिन अंदर से ये बहुत घबराया हुआ है, बहुत परेशान है, क्योंकि अब नेब के कवानीन भी तब्दील हो गए हैं, और वादा माफ गवाह भी तैयार कर लिया गया, और उसके लिए भी एक शिक जो है बना दी गई है। जो शिक किसी भी ब्लॉगर ने या किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताई, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वो शिक जो है 26 नंबर जो है आर्टिकल में, उसमें जो शिक है उसके मुताबिक चेयरमैन नेब को अख्तियार होगा अब कि वो किसी को भी वादे माफ गवाह बनाए। तो इस तरह मलक रियाज को राज़ी कर लिया गया है, वो इस केस में वादे माफ गवाह बनेंगे कि किस तरह उसने ज़मीनें इमरान खान को दी, और किस तरह हीरे की अंगूठियाँ और दूसरी चीज़ें पिनकी पीरनी उर्फ बुशरा बीबी को दी गई। तो ये सारा केस अब कल से शुरू हो रहा है, और नेब में जो केस है वो बड़ा ख़तरनाक होगा। अल-कादिर ट्रस्ट वाला 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, ये इमरान खान की जान नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ आज इमरान खान को एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना था, वहाँ उनकी इंक्वायरी होनी थी JIT के सामने, क्योंकि उनकी बहन और बहनोई ने जो करप्शन की है उसमें बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान का भी निकल आया है। ये 6 अरब रुपए की करप्शन है, और इस करप्शन के केस में इमरान खान को आज तलब किया गया था, लेकिन ताहाल अभी तक मिलने वाली इतलात के मुताबिक वहाँ कोई भी नहीं गया।
اب دیکھنا یہ ہے کہ کل عمران خان وہاں نیب میں جاتے ہیں اور ساری سیشن کورٹ جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ گلگت اور بلتستان کی وزیر اعلیٰ کو کل نااہل قرار دے دیا گیا تھا۔ اس کی جگہ پر آج 3 بجے نئے چیف منسٹر کا انتخاب ہونا تھا، لیکن اس پر ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے، تو آج وہاں انتخاب نہیں ہوگا۔ اور اپوزیشن پارٹیوں نے اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک کی ایک سمری جمع کرا دی ہے۔ اس کے علاوہ گلگت پولیس نے اسمبلی کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، اور اندر سے جتنے افراد تھے، جو آفیسرز وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے یا جو کام کاج کر رہے تھے یا کچھ اراکین اسمبلی وہاں پہنچے تھے، ان سب کو اسمبلی سے باہر نکال لیا گیا ہے۔ اب وہ ابھی تک وہاں پر جو ہے صورتحال کشیدہ ہے۔ اب دیکھنا ہوگا آگے یہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو یہ خبر 2 مہینے پہلے دی تھی، جب کشمیر کا وزیر اعظم کو ہٹایا گیا تھا، اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا کہ گلگت بلتستان پر بھی کام ہو رہا ہے، اور تقریباً 10 پی ٹی آئی کے اراکین منحرف ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ اب نمبر گیم میں صرف 7 نمبروں کا فرق تھا، اس وقت 7 نمبروں کا فرق تھا، جس میں ابھی ایک ان کا وزیر اعلیٰ تو نااہل ہو گیا، یعنی باقی 6 بندے بچے ہیں۔ اگر 6 بندے ان کو مل جائیں گے اپوزیشن کو، تو پھر حکومت بدل جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں ان حالات میں جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں ممکن ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور آئندہ سی ایم یا تو فارورڈ بلاک سے آئے گا پی ٹی آئی کے، یا پھر پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ صورتحال کیسی ہوتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی سے یہ چیز چلی گئی، پی ٹی آئی کی جو یہ آخری آرام گاہ تھی، وہ بھی اب اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب وہاں اس کے علاوہ میاں نواز شریف دبئی سے سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں وہ اہم ملاقاتیں کریں گے، عمرہ بھی کریں گے، اور ہو سکتا ہے آج یا کل سعودی ولی عہد سے ان کی ملاقات ہے، وہ ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ پھر واپس لندن روانہ ہو جائیں گے، اور مریم نواز پاکستان آ جائیں گے۔ سیاسی سرگرمیاں بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں، بڑے تیزی سے یہاں پر صورتحال جو ہے تبدیل ہو رہی ہے۔ اور جیسے 12 جولائی آئے گی، تو 12 جولائی کو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں جو ہوئی ہے، اس سے کچھ اماؤنٹ ملے گا، کچھ تقریباً $1.1 بلین پاکستان کو فی الحال ملیں گے پہلی قسط کے طور پہ۔ اس کے بعد پاکستان کی صورتحال یقیناً بہتر ہونا شروع ہوگی۔ السلام علیکم۔